अर्पित अपने मोबाइल को अपनी बाहों में कसकर पकड़े हुए आदिति के पीछे पीछे बेडरूम में चला गया। उसके गोल मटोल चेहरे पर मुस्कान थी और उसने पूछा, मम्मी, क्या परदादी उस अंकल से तेरा परिचय करवाना चाहती थीं? क्या वो मेरा सौतेला पिता बनने वाला है? कैसा सौतेला पिता? वो तेरा असली पिता है, ठीक है? आदिति ने मन में सोचा। लेकिन अर्पित को देखकर उसे लगा कि उसे इस आदमी के बारे में अच्छी राय थी, क्योंकि जब भी कोई उसके बारे में बात करता, अर्पित एक उत्सुक बच्चे की तरह उसके बारे में और जानने को बेताब हो जाता। शायद इसलिए कि उनका खून का रिश्ता था। लोग बेकार नहीं कहते थे कि खून पानी से गाढ़ा होता है। आदिति ने उसके गोल मटोल चेहरे को देखा और समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। उसने उसका छोटा सा चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके सामने उकड़ू बैठकर पूछा, बेबी, क्या तुझे पिता की इतनी जरूरत है? हाँ, अर्पित ने बिना सोचे जवाब दिया। लेकिन उसे जल्दी ही पता चल गया कि उसकी मम्मी का चेहरा गंभीर हो गया है और उसने अपने शब्द बदल दिए। नहीं, अगर तुझे पसंद नहीं और तू अकेले रहना चाहती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। सबसे बुरी बात तो ये है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं तेरा साथ दूंगा। अर्पित के लिए उसकी जिंदगी में आदिति हमेशा सबसे पहले आती थी। जब तक आदिति को वो पसंद नहीं, उसे भी वो पसंद नहीं आएगा। जैसे अब अगर वो नहीं चाहती कि वो अंकल उसका सौतेला पिता बने तो वो भी नहीं चाहेगा। वैसे भी वो बस यही चाहता था कि उसकी मम्मी खुश रहे। आदिति ने उस छोटे लड़के को अपनी बाहों में लिया और उसे गले लगाया। आदिति जानती थी कि चूंकि वो अभी भी उसे भूल नहीं पाई थी, इसलिए वो कोई नया रिश्ता नहीं बनाना चाहती थी। और इसकी वजह से अर्पित को, जो सिर्फ 5 साल का है, ये सब सहना पड़ रहा था। उसने उसके गाल पकड़े और उसे चूम लिया। अपनी भावनाओं और उलझनों की वजह से उसने अर्पित की इस जरूरत को नजरअंदाज कर दिया कि उसे अपनी जिंदगी में एक पिता चाहिए। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो समझदार और आज्ञाकारी था। उसने अपनी माँ के सामने इसके बारे में कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन दुनिया में कौन सा बच्चा पिता नहीं चाहता? कौन सा बच्चा अपनी जिंदगी में पिता का प्यार नहीं चाहता? अर्पित की बात करें तो उसे जन्म से ही कभी पिता का प्यार नहीं मिला था, लेकिन वो हमेशा उसके सामने दिखावा करता था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आदिति जितना ज्यादा इस बारे में सोचती, उतना ही वो अर्पित के लिए दोषी और दुखी महसूस करती। आदिति ने उसे अपनी बाहों में और कसकर पकड़ा और बोली, मम्मी, बाद में तेरे लिए एक पिता ढूंढ लेगी। मुझे ऐसा पिता नहीं चाहिए जो मम्मी को मुझसे ज्यादा प्यार न करे, अर्पित ने गंभीरता से कहा। उसी वक्त आदिति ने भी मन में सोचा, मुझे भी ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो अर्पित से उतना प्यार ना करे जितना मैं करती हूँ। अर्पित को सुलाने के बाद आदिति ने अपना फोन लिया और अपनी दादी को फोन करके पूछना चाहती थी कि वो सो गई हैं या नहीं। तभी उसने अपने फोन पर एक मैसेज देखा। ये आनंद प्रताप, आदिति का मैसेज था। वो चाहता था कि वो वीकेंड पर खाने के लिए वापस आए। आदिति को नहीं पता था कि कितना वक्त हो गया जब से वो परिवार के पास नहीं गई थी। आरके के शादी के बाद वो सिंह परिवार के पास दोबारा नहीं गई थी। तलाक के बाद भी उसने वहां जाने का प्लान नहीं बनाया था। यहाँ तक कि आनंद प्रताप, आदिति उनके सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। लेकिन जब से आनंद प्रताप ने दूसरी औरत से शादी की और उसे और उसकी बेटी को घर लाया, ऐसा लगता था जैसे किसी और के घर में जाना हो। जब आनंद प्रताप ने आदिति को फोन किया तो उसने अपना फोन उठाया और मैसेज भेजा कि वो वापस नहीं जाना चाहती। जैसे ही उसने फोन उठाया, दूसरी तरफ से उसकी आवाज आई, आदिति, बहुत वक्त हो गया जब से तू घर नहीं आई। खाना खाने के लिए वापस आ जा, मुझे तेरी याद आती है। फोन के दूसरे छोर से आनंद प्रताप की लाचार सी आवाज आई, मुझे पता है कृतिका के साथ तुझे हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत रही है, लेकिन तुम दोनों मेरी बेटियां हो और मैं तुम दोनों को ऐसे नहीं देखना चाहता। ऐसा नहीं था कि उसने ये नहीं देखा, बस इतना था कि वो इसे देखना नहीं चाहता था। बेशक आदिति उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो वो उसका पिता ही था। पापा, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो चलो बाहर खाना खाते हैं। जहां तक परिवार की बात है, मैं वहां नहीं जाना चाहती, उसने कहा। पहले जब उसने अपने पिता को अपने सामने दूसरी औरत और उसकी बेटी की देखभाल करते देखा तो उसे लगा जैसे वो वहां थी ही नहीं। तू क्या बोल रही है? कोई बात नहीं, ये तो तेरा ही घर है। क्या तू वापस आकर मुझसे नहीं मिल सकती और मेरे साथ खाना नहीं खा सकती? आनंद प्रताप की गुस्से भरी आवाज फोन के दूसरी तरफ से आई। आखिर में वो फिर भी मान गई। वो और क्या कर सकती थी? आखिरकार वो उसका पिता ही था। अगले दिन आदिति के बाहर जाने से पहले अर्पित अभी भी उसके साथ था। जब उसने उसे कपड़े चुनते देखा तो उस छोटे लड़के ने कहा कि वो उस अंकल के साथ डेट पर जा रही है, इसलिए उसने उसके लिए कपड़े चुनने का फैसला किया।
काफी देर अलमारी में ढूंढने के बाद उसे आखिरकार एक गहरे नीले रंग की घुटनों तक की ड्रेस मिली जिसकी कमर पर चांदी की बेल्ट थी। वो उसे आदिति के लिए ले आया। मम्मी, ये पहन ले, उसने कहा। आदिति ने बस एक साधारण सफेद शर्ट और जीन्स उठाई और उसे पहनने का फैसला किया। उसने अर्पित की तरफ देखा और कहा, ठीक है, मैं इसे पहन लूंगी। अरे नहीं, तू इसे कैसे पहन सकती है? अर्पित ने उसके हाथ में कपड़े देखे और मना कर दिया। मम्मी, तू डेट पर ऐसा कैसे पहन सकती है? उन अंकल को ये पसंद नहीं आएगा। क्यों? आदिति ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। किसने कहा कि वो डेट पर जा रही है? और क्या किसने उसे बताया कि वो उस अंकल के साथ डेट पर जा रही है? अर्पित, मैं घर खाना खाने जा रही हूँ, डेट पर नहीं, आदिति ने उसे समझाया। अर्पित ने आधा समझते हुए सिर हिलाया। वो कमरे में था जब उसने अपनी मम्मी और दादी को बात करते सुना कि उसकी मम्मी की एक बड़ी बहन है जो उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती। अच्छा, अगर वो अच्छी थी तो उसने अपनी मम्मी के साथ बाहर रहने का फैसला क्यों किया? उसका अपनी बहन से रिश्ता खराब होगा। ये सुनकर अर्पित ने वो ड्रेस उसके हाथ में दी और कहा, मम्मी, तो तुझे ये जरूर पहनना चाहिए, तो उनके सामने कमजोर नहीं दिख सकती। और क्या, अगर तू चाहे तो मैं तेरी हिफाजत के लिए तेरे साथ चल सकता हूँ, उसने कहा। नहीं, तुझे आने की जरूरत नहीं, बस घर पर रहे और मेरे वापस आने का इंतजार कर, आदिति ने जवाब दिया। अगर वो उसे अपने साथ ले जाती तो पता नहीं क्या गलती हो जाती। अर्पित ने बस सिर हिलाया। अर्पित के कहने पर आदिति ने वो नीली ड्रेस पहनने का फैसला किया। जब तक वो घर नहीं पहुंची, जब वो आई तो उसके पिता आनंद प्रताप ने ही दरवाजा खोला। उन्होंने उसकी तरफ देखा और कहा, आदिति, तू आ गई, अंदर आ और बैठ। लेकिन इससे पहले कि वो अंदर कदम रख पाती, एक तीखी आवाज आई, पापा, क्या मैंने आपको नहीं कहा था कि उसे वापस मत बुलाना? आपने उसे क्यों बुलाया? ये कृतिका थी जो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। ऐसा मत बोल, आनंद प्रताप ने उसकी तरफ देखकर कहा। वो क्यों नहीं आ सकती? उसका सरनेम भी यही है और ये उसका घर भी है। हाँ, कृतिका ने मुंह बनाया और चलकर कामिनी सिंह के पास सोफे पर बैठ गई। कामिनी सिंह कृतिका की माँ है। आदिति की माँ के गुजरने के कुछ वक्त बाद ही आनंद प्रताप ने कामिनी और उसके परिवार को घर ले आया था। एक और बात, कामिनी सिंह को अपने पहले पति से एक बेटा भी था। आदिति, घर के अंदर बैठ, पिताजी यहाँ हैं, आनंद प्रताप ने कहा। वैसे भी आदिति को इस माँ बेटी की जोड़ी के ऐसे माहौल की आदत बहुत पहले हो चुकी थी, और क्योंकि कामिनी को आदिति की मौजूदगी पसंद नहीं थी, वो अक्सर कृतिका को उसे तंग करने में मदद करती थी। हालांकि अगर कामिनी का बेटा ये देखता तो वो आदिति की मदद करता। आज तूने इतना अच्छा कपड़ा क्यों पहना है? क्या तू मेरे भाई को लुभाना चाहती है? कृतिका ने ये कहकर दूसरी तरफ बैठे आदमी की तरफ अर्थपूर्ण नजर से देखा। आदिति को ये देखने के लिए सिर घुमाने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि वो कौन है। परिवार के घर में कदम रखते ही उसे दो आंखें अपनी तरफ देखती महसूस हुईं। विहान सिंह दूसरी तरफ सिंगल सोफे पर बैठा था। उसने साधारण आरामदायक कपड़े पहने थे, सफेद टी शर्ट और ग्रे ट्राउजर, लेकिन फिर भी वो बहुत सुंदर लग रहा था। 19 साल की उम्र से पहले आदिति इस आदमी की मदद से इस घर में रहती थी, लेकिन 19 साल की उम्र में उसने आरके से शादी कर ली। उसके बाद विहान देश छोड़कर विदेश चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। बाद में जब विहान को पता चला कि आदिति और आरके का तलाक हो गया है, तो वो उसे ढूंढने के लिए देश वापस आया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। 9 साल हो गए थे जब से उन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा था। वो उससे सिर्फ 5 साल बड़ा था, बिल्कुल भाई बहन जैसा। लेकिन अब इतने सालों बाद उसे देखने के बाद वो शांत और ज्यादा समझदार हो गया था। जब उसने उसे दोबारा देखा तो विहान एकदम अलग इंसान लग रहा था। विहान ने आदिति से नजरें फेर लीं। उसने कुछ कहा नहीं। पहले जब भी कृतिका उसके बारे में कुछ बुरा कहती थी, विहान सबसे पहले बोलता था और उसके लिए लड़ता था। बचपन से ही वो हमेशा आदिति की हिफाजत करता था और उसके साथ खड़ा रहता था, ताकि वो किसी के बुरे शब्दों की वजह से दिन भर परेशान न रहे। इसलिए विहान ने आदिति को कभी चोट नहीं पहुंचाने दी। ये देखकर कृतिका और भी गर्व से मुस्कुराई। आदिति, देख, अब तो विहान भी तुझे देखकर खुश नहीं लग रहा। तुझे वापस क्यों आना पड़ा? कृतिका, चुप रहे। आनंद प्रताप सिंह बहुत गुस्से में था। वो दोनों उसकी बेटियां थीं और वो नहीं चाहता था कि उनमें से किसी को भी ठेस पहुंचे। दूसरी बहनों के बीच रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों बहनों के बीच रिश्ता ऐसा क्यों है, आनंद प्रताप ने कहा। राघव को फोन करो और पूछो कि क्या उसके पास आज रात खाने के लिए घर आने का वक्त है। हमारा पूरा परिवार यहाँ है, उसे भी बुलाओ, उन्होंने आगे कहा।
आदिति ने ये शब्द सुने और उसकी पीठ अकड़ गई। परिवार के पास वापस आने के लिए उसे बहुत हिम्मत चाहिए थी, और वो आरके को भी बुला रहे हैं। कंपनी में उस आदमी का ठंडा चेहरा देखना आदिति के लिए पहले से ही काफी था, लेकिन अब वीकेंड में भी उसका ठंडा चेहरा देखना पड़ रहा था। कृतिका फोन करने से हिचकिचा रही थी। वो भी चाहती थी कि आरके आए, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि वो दोनों फिर कभी मिलें। लेकिन आनंद प्रताप की नजरों के सामने कृतिका ने अपना फोन उठाया और फोन किया। आदिति, तेरी बहन हमेशा ऐसी ही रहती है। वो सिर्फ लंबी हो गई है, लेकिन दिल से अभी भी बच्ची है। बुरा मत मानना, आनंद प्रताप ने कहा। कृतिका की तुलना में आनंद प्रताप सिंह को आदिति का स्वभाव ज्यादा पसंद था। उसकी वजह से वो हमेशा निश्चिंत रहता था और ज्यादा फिक्र नहीं करता था। सब लोग लिविंग रूम में बैठे थे, लेकिन आनंद प्रताप ज्यादा बातें कर रहा था। कृतिका और कामिनी की बात करें तो वो या तो चुप थीं या उसे ठंडी नजरों से देख रही थीं। विहान की बात करें तो वो दूसरी तरफ सिंगल सोफे पर बैठा था और ज्यादा कुछ नहीं बोला। बस जब कोई कुछ पूछता तो जवाब दे देता। ऐसे बैठे बैठे आदिति को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने कोई बहाना बनाया और ताजी हवा लेने के लिए रसोई में चली गई। आदिति पानी लेने के लिए फ्रिज की तरफ गई, लेकिन उसने अपने पीछे कुछ कदमों की आहट सुनी। जब वो पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि एक लंबा आदमी उसके सामने खड़ा था। विहान आदिति के पीछे खड़ा था और उसकी नजर उसके हाथ पर थी, जो फ्रिज का दरवाजा पकड़े हुए था और पानी निकालने के लिए झुका हुआ था। अर्पित ने उसे खुश करने के लिए खास तौर पर एक ड्रेस चुनी थी। उसने घुटनों तक की नीली ड्रेस पहनी थी और जब वो पानी लेने के लिए झुकी, उसकी दो गोरी सीधी लंबी टांगें हवा में दिख रही थीं। आदिति को अपनी आंखों के नीचे थोड़ा अजीब सा लगा और उसने पानी पीने के बाद वहां से जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी, उसने अपने पीछे किसी को कहते सुना, ठंडा पानी मत पी, तेरा पेट इतना मजबूत नहीं है कि इसे पचा सके। आदिति के कदम रुक गए, क्योंकि ये शब्द उसके लिए बहुत जाने पहचाने थे। वो बचपन से ही ये शब्द सुनती आई थी। बचपन से ही आदिति का पेट कमजोर था और वो ठंडा खाना या ठंडा पानी नहीं पी सकती थी। इससे उसे पेट में दर्द होता था। गर्मियों में कभी कभी बाहर से आने के बाद वो अक्सर फ्रिज से कोई ठंडा ड्रिंक निकाल कर पी लेती थी, लेकिन जब विहान ने उसे पकड़ लिया तो वो उसे डांटता था। इसलिए जब भी वो कोल्ड ड्रिंक लेती, घर आने से पहले उसे खत्म कर लेती थी, ताकि विहान को पता न चले। लेकिन उसका पेट ठीक नहीं था और वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। जैसे ही उसने पीना खत्म किया, उसे दर्द होने लगता था, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाती थी, खासकर जब वो छोटी थी और ठंडा खाना बहुत पसंद करती थी। ऐसे ही एक दिन आदिति आधी रात को फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकाल रही थी। जैसे ही उसने पीना खत्म किया, उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। दर्द इतना तेज था कि उसे ठंडा पसीना छूट गया और वो बेचैनी से जमीन पर लौटने लगी। लेकिन परिवार में किसी को उसकी फिक्र नहीं थी। आधी रात को नंगे पैर आदिति दयनीय हालत में विहान के कमरे में गई, क्योंकि उस वक्त सिंह परिवार में सिर्फ विहान ही था जो उसकी परवाह करता था। जब विहान ने उसे इस हालत में देखा तो उसने अपना पजामा भी नहीं बदला, चाबियां थामी और कई सारी लाल बत्तियां पार करते हुए उसे अस्पताल ले गया। जब उसे पेट दर्द हुआ तो उसने उसे कभी दोष नहीं दिया। उसने उसकी अच्छी देखभाल भी की, लेकिन जब वो ठीक हो गई तो विहान ने उसे सजा देने के लिए हर तरह के तरीके अपनाए। कभी कभी जब आदिति उसकी दी हुई सजा को मानने से मना कर देती थी तो वो उसे फंसाने के लिए 100 तरीके निकालता था। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पास एक किताब है जिसका नाम था विहान द्वारा आदिति को फंसाने के 100 तरीके। मिसाल के तौर पर उसे डराने के लिए उसके स्कूल बैग में कॉकरोच डाल देना, जब वो बाथरूम में हो तो लाइट बंद कर देना, या उसके बैग से घर की चाबियां निकाल लेना ताकि वो स्कूल से छुट्टी के बाद घर ना जा सके। एक दिन जब उसने आदिति की चाबी छीन ली तो वो घर के दरवाजे के सामने बहुत देर तक खड़ी रही। उसने आदिति से 1000 बार कहा कि वो गलत थी और जब तक उसका गला ना सूख जाए उसे ये बात दोहरानी पड़ी। इसके बाद वो एक कप गर्म पानी लेकर आराम से दरवाजा खोलने के लिए नीचे चला गया। ये आदमी उससे 5 साल बड़ा था। वो हाई स्कूल में थी और वो कॉलेज में, लेकिन उसका बर्ताव कॉलेज के लड़कों जैसा नहीं था, बल्कि जैसा एक छोटे बच्चे का होता है। बचपना। सिंह परिवार में आदिति सिर्फ विहान पर ही भरोसा कर सकती थी, लेकिन ये भरोसा सिर्फ भाई बहन के रिश्ते तक ही था। उसके दिल में कोई और उलझन भरी भावनाएं नहीं थीं। लेकिन बाद में जिस दिन उसकी शादी आरके से होने वाली थी, विहान ने उसके सामने अपनी भावनाएं जाहिर की कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन एक भाई की तरह अपनी बहन को नहीं, बल्कि एक मर्द की तरह एक औरत को। लेकिन आदिति सिर्फ एक बात कह पाई,
विहान, मैंने तुझे हमेशा अपना भाई माना है और कुछ नहीं। उसके बाद उसने आरके से शादी कर ली और विहान देश छोड़कर चला गया। इतने सालों तक आदिति को नहीं पता था कि वो कहाँ है या क्या कर रहा है, लेकिन वो फिर कभी उसके सामने नहीं आया। बहुत वक्त हो गया था जब से उसने उससे कोई प्यार भरे शब्द सुने थे। इस वक्त आदिति को नहीं पता था कि वो क्या महसूस कर रही थी। क्या ये पुरानी यादें थीं या माफी? इतनी सारी भावनाएं थीं कि वो किसी एक को भी नहीं बता सकती थी। मैं ये कर दूंगा, विहान ने कहा। उसने उसकी मीठी आवाज सुनी। 9 साल बाद उसकी आवाज में बहुत बदलाव आ गया था। वो पहले से ज्यादा आकर्षक और समझदार हो गई थी। विहान ने हाथ बढ़ाकर उसके हाथ से कप ले लिया। उसने कप से आधा ठंडा पानी निकाला और आधा गर्म पानी मिला दिया। फिर वो कप उसके हाथ में वापस दे देता है। खामोशी। रसोई में बहुत सन्नाटा था। लिविंग रूम से आने वाली आवाज के अलावा रसोई में कोई और आवाज नहीं थी। आदिति फ्रिज के सहारे झुक गई और विहान का सामना करने लगी। वो फ्रिज और विहान के बीच फंस गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शर्मिंदगी से बचने के लिए कोई रास्ता निकाले या उसके जाने का इंतजार करे। थोड़ी देर बाद विहान ने कहा, तूने उसे तलाक दे दिया था। ये सवाल से ज्यादा एक बात थी। आदिति ने धीमी आवाज में जवाब दिया, हाँ। उसके बाद फिर से सन्नाटा छा गया। कभी कभी कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। जितना तुम किसी को जानते हो, उतने ही लंबे वक्त तक उससे दूर रहने के बाद तुम उतने ही अनजान हो जाते हो। विहान और आदिति ऐसे ही लोग थे। आदिति ने अपनी नजरें नीचे करके जमीन की तरफ देखा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो उसकी आंखों में शांति से नहीं देख सकती, क्योंकि उन आंखों में ढेर सारी भावनाएं थीं और वो नहीं जानती थी कि उनका मतलब क्या है। भाई, चलो बाहर बात करते हैं, आदिति ने कहा। उसने उससे बात करने के लिए इस नाम का इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसका मतलब था कि उनका रिश्ता पहले जैसा हो गया है। लेकिन जैसे ही उसने बोलना खत्म किया और जाने वाली थी, एक लंबे आदमी ने उसे रोक दिया। मुझे दोबारा ऐसा मत कहना, मैंने तुझे कभी अपनी बहन नहीं माना, विहान ने कहा। जब से आनंद प्रताप ने कृतिका और कामिनी को सिंह परिवार में लाया था, आदिति हमेशा उसे कृतिका की तरह ही इस तरह बुलाती थी, क्योंकि वो बचपन से उसे अपना भाई मानती थी। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस बहाने उसे ठुकरा देगा, सिर्फ इसलिए कि वो उसका नाम मात्र का भाई था। विहान को ये नाम पसंद नहीं था और वो इसे कभी पसंद नहीं करता था। आदिति ने अपने होंठ भींच लिए और कुछ नहीं बोली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। आदिति ने उसे फिर से वही नाम देने की हिम्मत नहीं की। वो इस आदमी के स्वभाव को अच्छे से जानती थी। उसकी मर्जी के खिलाफ जाना ठीक नहीं था, क्योंकि अगर तुम गए तो आखिर में तुम्हारा हाल अच्छा नहीं होता। विहान ने उसकी पतली कलाई पकड़ ली। उसने हल्के से पकड़ा, लेकिन उसमें ढेर सारा प्यार और भावनाएं झलक रही थीं। उसने अपनी आवाज धीमी की और धीरे से कहा, तुम मुझे पिताजी की तरह ही बुला सकती है आदिति। दुनिया में उसकी दादी के अलावा वो अकेला इंसान था जो उसे इस तरह बुलाता था। नहीं, आरके भी था। उसने दादी को पसंद करने का नाटक किया और दादी के सामने उसे आदिति कहकर बुलाया। आदिति को डर था कि वो फिर से ये फैसला करेगा कि उसे क्या बुलाना है, इसलिए उसने जल्दी से जवाब दिया, ओह ठीक है, चलो बाहर चलते हैं और बात करने का मौका ढूंढते हैं, उसने कहा। जब उसने बोलना खत्म किया तो उसने उसकी कलाई छोड़ दी और उसके पीछे पीछे रसोई से बाहर चला गया। इस रसोई के माहौल की तुलना में बाहर का माहौल ज्यादा जिंदा था। वो नहीं जानती थी कि आरके कब आया, लेकिन उसके बाद परिवार के सारे लोग बस एक ही काम कर रहे थे, इस आदमी का हर जगह पीछा करना। वो अभी भी सूट और टाई में था। ये उससे जरा भी अलग नहीं था जब वो किसी पार्टी या मीटिंग में जाता था। वो परिवार से मिलने ऐसे आता था जैसे किसी बड़े समारोह में शामिल हो रहा हो। उसके आसपास कोई आरामदायक माहौल नहीं था, लेकिन इससे अजनबियों से दूरी का एहसास होता था। कृतिका ने आदिति की तरफ देखा और उसे अपने भाई के साथ रसोई से बाहर आते देखा। वो एक दूसरे के बहुत करीब दिख रहे थे। कृतिका ने आरके का हाथ पकड़ा और थोड़ी देर उसे देखने के बाद बोली, आदिति, तू इतनी देर से रसोई में पानी पी रही थी, क्या तू मेरे भाई से अकेले में बात कर रही थी? उसकी बात खत्म होते ही सब खामोश हो गए। सब ने आदिति की तरफ देखा। विहान भी उसके पीछे पीछे आ रहा था और उसने जवाब दिया, हमें एक दूसरे से मिले हुए बहुत वक्त हो गया है, हमारे लिए इतनी सारी बातें करना आम बात थी, उसने आम तरीके से कहा।
जब कृतिका ने देखा कि आदिति की तरफ से उसके भाई ने ही जवाब दिया, तो उसे लगा कि इतना वक्त बीतने के बाद उसके भाई ने उससे उम्मीद छोड़ दी होगी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये सच नहीं था, वो बस ज्यादा सोच रही थी। आदिति, मुझे नहीं पता कि तुझ में क्या जादू है। इतना वक्त बीत गया लेकिन मेरे भाई ने अभी भी तुझ पर भरोसा नहीं छोड़ा, कृतिका ने कहा। कृतिका ने ये बातें आरके के सामने खास तौर पर कही थीं, क्योंकि वो चाहती थी कि आरके को लगे कि आदिति बस हर जगह मर्दों को लुभाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आखिर में आदिति की जगह उसके भाई ने फिर जवाब दिया, लेकिन इस बार उसने अपनी बात का मतलब नहीं छिपाया और सीधे कहा, ये किसी से छुपा नहीं था कि मैं बचपन से ही आदिति को पसंद करता हूं। आदिति हैरान रह गई। आज उसे क्या हो गया था? क्या वो हमेशा से मेरे लिए एक आदर्श भाई नहीं था? वो ऐसी बातें क्यों कर रहा था? क्या उसने कोई गलत दवा खा ली थी? वो ये सब सबके सामने क्यों बोल रहा था? क्या उसे नहीं दिख रहा था कि आरके अभी भी यहाँ है? आदिति ने मन में सोचा। इस बार कृतिका हैरान थी और उसके पास कहने को कुछ नहीं था। उसने उस आदमी की तरफ देखा जिसे उसने अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। आरके अपने ससुर और सास को देख रहा था, लेकिन उसकी नजर आदिति पर टिकी हुई थी। आरके, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी ड्रेस सुंदर लग रही है? कृतिका ने तुरंत बात बदल दी और आरके से बात करने लगी। तभी आदिति ने उसकी तरफ देखा और महसूस किया कि कृतिका, जो अभी पजामे में घर में घूम रही थी, उसने कपड़े बदल लिए थे और एक मॉडल की तरह उसके सामने खड़ी थी। उसने भी गहरे नीले रंग की ड्रेस पहनी थी, लेकिन आदिति की ड्रेस घुटनों तक थी, जबकि उसने बहुत छोटी ड्रेस पहनी थी, इतनी छोटी कि उसकी पैंटी भी दिख रही थी। क्योंकि आरके उसके सामने बहुत लंबा था और वो छोटी नहीं दिखना चाहती थी, उसे डर था कि वो अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए उसने घर पर रहते हुए भी 10 सेंटीमीटर ऊंची हील्स पहनी थीं ताकि वो बिल्कुल मेल खाए। कामिनी ने अजीब ढंग से कहा, आरके, तुम्हें नहीं पता था कि कृतिका तुम्हारी इतनी फिक्र करती है? उसे डर था कि अगर उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने तो तुम्हें पसंद नहीं करोगे, इसलिए वो अपने कमरे में कपड़े चुन रही थी और मेकअप कर रही थी। अरे माँ, आप क्या बोल रही हैं? कृतिका को शर्मिंदगी हुई और वो उसके कंधे पर झुक गई। तभी ऊपर से एक धीमी सी आवाज आई, मुझे बिना मेकअप वाली औरतें पसंद हैं। कृतिका का चेहरा लाल हो गया, इससे पहले कि वो उसे छुपा पाती। वो मुड़कर आदिति की तरफ देखती है, जो पास ही सोफे पर बैठी थी। कृतिका ने देखा कि उसने कोई मेकअप नहीं किया था। वो नहीं जानती थी कि उसने क्या कहा या उसका मतलब यही था या नहीं। लेकिन क्या सारे मर्द ये नहीं कहते कि उन्हें सादे चेहरे वाली औरतें पसंद हैं? लेकिन फिर भी उन्हें वो औरत पसंद आती है जो दिन भर भारी मेकअप में रहती है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसने आदिति को क्यों चुना और उससे तलाक क्यों लिया? लेकिन क्या सभी मर्द ये नहीं कहते कि उन्हें सादे चेहरे वाली औरतें पसंद हैं? फिर वो उस औरत को क्यों पसंद करते हैं जो दिन भर भारी मेकअप में रहती है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसने आदिति को क्यों चुना और फिर उससे तलाक क्यों लिया? आनंद ने उनकी शर्मिंदगी भरी नजरें देखी और बात बदल दी। सब लोग अभी भी वहां क्यों खड़े हैं? खाना गर्म करने का वक्त हो गया है, सबको भूख लगी होगी। चलो डाइनिंग रूम में चलकर खाना गर्म करते हैं। उसके कहने के बाद सब लोग भोजन कक्ष में चले गए। कृतिका ने आरके मतलब राघव कश्यप का हाथ पूरे वक्त पकड़े रखा, जैसे उसे डर हो कि अगर उसने छोड़ा तो कोई उसका आदमी चुरा लेगा। जब सब डाइनिंग हॉल में गए तो आदिति ने जानबूझकर अपनी रफ्तार धीमी कर दी। उसने तय किया कि सबके बैठने के बाद ही वो बैठेगी। कृतिका ने आरके को अपने पास बिठाया, फिर उसने कामिनी और आनंद को भी आरके के बगल में बिठा दिया। बस ऐसे ही राघव के परिवार से घिर गया जैसे कोई खजाना हो। अब सिर्फ 2 सीटें बची थी, एक कृतिका के पास और 2 सीटें कृतिका और आरके के सामने। जाहिर है आदिति कृतिका के पास नहीं बैठने वाली थी, इसलिए कोई चारा नहीं था। आदिति और विहान को कृतिका और आरके के सामने बैठना पड़ा। ये बहुत कम होता है कि सब एक साथ खाना खाएं। आओ पहले टोस्ट करें, आनंद ने कहा और अपना गिलास उठाया। हर मेज पर लाल शराब थी। आदिति ने भी अपना गिलास उठाया। उसे शराब पीने का कोई शौक नहीं था, लेकिन 1-2 गिलास से नशा नहीं होता और वो अपने परिवार के साथ थी तो कोई बड़ी बात नहीं थी। ये सोचकर आदिति ने गिलास उठाया। पापा, बेहतर होगा कि आप मेरा और आरके का गिलास जूस से बदल दें। हम बच्चा पैदा करने की सोच रहे हैं, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। अचानक कृतिका ने दूसरी तरफ से शर्माते हुए कहा। आदिति का गिलास पकड़े हुए हाथ कांप गया, लेकिन अच्छा हुआ कि उसने जल्दी से गिलास नीचे रख दिया, वरना वो गिर जाता। आदिति ने सोचा था कि इतना वक्त बीत गया, अब उसे इस आदमी की मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लगता है ये उसकी अपनी बनाई बातें थीं, क्योंकि जब उसने कृतिका की बात सुनी तो उसे दर्द हुआ।
ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल में चाकू घोंप दिया। आदिति अपने सामने बैठे आदमी के चेहरे को देखने से खुद को रोक न सकी। उनके बीच पहले से ही आलिया थी। क्या वो अब दूसरा बच्चा पैदा करने की सोच रहे थे और क्या वो इसके लिए राजी था? लेकिन आदिति को उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखा। उसके सामने बैठे आदमी के चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं था। उसने गिलास पकड़ा हुआ था और नीचे नहीं रखा। उसने हल्के से कहा, अभी अभी कृतिका का गिलास जूस से बदल दिया गया है। मुझे जूस पसंद नहीं और मुझे शराब से कोई परेशानी नहीं है। उसके शब्द साफ नहीं थे। उसने कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा। कृतिका के शराब का गिलास बदलने की बात से ऐसा लग रहा था कि वो लोगों को ये सोचने दे रहा था कि वो कृतिका की बच्चा पैदा करने की योजना से पहले ही सहमत है। लेकिन दूसरी तरफ उसका गिलास न बदलने का मतलब ये भी था कि उसने ये नहीं कहा कि वो उससे बच्चा चाहता है। कितना चालाक आदमी है। वो हमेशा ऐसा ही था, कभी कुछ साफ नहीं करता था, हमेशा दो मतलब वाले शब्द बोलता था। आनंद ने उसकी बातों के पीछे छिपे मतलब के बारे में नहीं सोचा। उसने सोचा कि उसे अब भी दुकान की परवाह है। इसलिए आनंद ने हमेशा अच्छी बात सोची कि वो बच्चा पैदा करने वाले हैं और नौकर को कृतिका का शराब का गिलास जूस से बदलने को कहा। आनंद ने सिर हिलाया और कहा, ये अच्छी बात है कि तुम इसके बारे में सोच रही हो। आदिति पहले से ही 28 साल की है और कृतिका उससे 2 साल बड़ी है। अगर तुम अब नहीं सोचोगी तो देर हो जाएगी। अपनी बात खत्म करने के बाद आनंद ने किसी को कृतिका के शराब के गिलास की जगह जूस रखने को कहा और खाना शुरू कर दिया। सिंह परिवार के लिए आज का दिन बहुत खास था क्योंकि आरके उनके घर खाने पर आया था। पहले भगवान ही जानता है कि आनंद ने उसे कितनी बार खाने पर बुलाया था। उसने हमेशा मना कर दिया था। वो खास मेहमान था जिसे इतने समय से बुलाया जा रहा था और आखिरकार उनके दरवाजे पर आ गया। इस वक्त पूरा सिंह परिवार उसके पीछे पीछे चल रहा था। कृतिका, आरके का घर पर खाने आना बहुत कम होता है। उनकी अच्छी तरह से खातिर करो। वो हमारे खास मेहमान हैं। हम उन्हें खाली हाथ नहीं जाने दे सकते। राघव, तुम्हारा खाने पर घर आना बहुत कम होता है। आगे चलकर हम एक परिवार बनेंगे तो और बार आना। आनंद ने कृतिका की तरफ देखकर कहा, कृतिका, तुम अब तक क्यों बैठी हो? आरके को और खाना दो। समझ गई पापा, कृतिका ने जवाब दिया और उसके कटोरे में कुछ खाना डाल दिया। आदिति ने बस अपना सिर नीचे किया और बेस्वाद खाना खाने लगी। उसने पूरी कोशिश की कि उनकी बातों पर ध्यान न जाए। आदिति ने अपने दिल की बात कितनी बार कही थी, लेकिन वो अब भी उसकी नहीं सुनता था। इतने साल हो गए, फिर भी वो उससे प्रभावित था। कृतिका, राघव की सगाई तो बहुत पहले हो गई थी। अब आदिति और विहान भी वापस आ गए हैं। मुझे लगता है तुम्हें अपनी शादी के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। आनंद ने कहा। बाहर से देखने में ये शब्द कृतिका के लिए थे, लेकिन वो इन्हें आरके से कह रहा था। लेकिन आरके उसकी बातों का जवाब देना ही नहीं चाहता था। उसने बिना कुछ कहे उसकी सारी बातें नजरअंदाज कर दी। आनंद को पता था कि उसे इस बारे में बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए उसने बात को अजीब तरीके से बदल दिया। इस तरह आनंद ने अपना निशाना आदिति की तरफ मोड़ा। आदिति, तुम्हारी बहन की शादी होने वाली थी और वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन तुम्हें देखो, तुमने अभी तक शादी नहीं की, न ही कोई बच्चा है। तुम्हें भी जल्दी करनी चाहिए और इसके बारे में सोचना चाहिए। और विहान, तुम्हें भी एक साथी ढूंढने के बारे में सोचना चाहिए। हमेशा अपनी दवाइयों और अस्पताल में ही मत रहो। वो उससे शिकायत कर रहा था। ये सुनकर आदिति को याद आया कि जब विहान 18 साल का था तब उसे दवाइयों में बहुत रुचि थी और वो एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता था। लेकिन उसे पता था कि अगर वो विदेश चला गया तो आदिति यहाँ अकेली रह जाएगी और सिंह परिवार उसे तंग करेंगे। इसलिए उसने विदेश जाकर दवाइयाँ सीखने का सपना छोड़ दिया था। लेकिन आरके से शादी के बाद वो देश छोड़कर चला गया और वापस नहीं आया। वो आदिति की दुनिया से गायब हो गया था। उस वक्त आनंद ने एक बार उसे बताया था कि वो दवाइयाँ सीख रहा है। इस तरह 9 साल बीत गए। उसने अपनी सारी ताकत आदिति से हटाकर अपनी दवाइयों और अस्पताल में लगा दी थी। इतने सालों बाद विहान सिंह ने दवाइयों के क्षेत्र में कुछ कामयाबी हासिल की। जैसे उसके हर ऑपरेशन की कीमत कम से कम 8 अंकों की थी। सिर्फ पैसे होने से कोई उसे काम पर नहीं रख सकता था। वो अपने क्षेत्र में बहुत कुशल डॉक्टर था। वो हमेशा मरीजों को उनकी हालत और बीमारी के इतिहास के आधार पर चुनता था। आनंद ने आगे कहा, विहान, तुम इस वक्त देश में हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ अच्छी लड़कियों से मिलवा सकता हूँ। कृतिका की शादी होने वाली है। तुम दोनों में वो सबसे तेज है। विहान, बड़े भाई होने के नाते क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पहले शादी कर लेनी चाहिए? कुछ साल बाद जब आदिति को भी उसका साथी मिल जाए तो तुम शादी करने में बहुत शर्माओगे। विहान उसकी बातें सुन लेता है, लेकिन उसने आदिति की तरह कोई औपचारिक जवाब नहीं दिया। उसका जवाब सीधा था, अंकल, आप सब जानते हैं कि मुझे आदिति पसंद है। मैं आदिति के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। आदिति दंग रह गई। सब हैरान थे।
उसके जवाब से खाने की मेज पर सन्नाटा छा गया। चबाने या तोड़ने की आवाज भी नहीं आई। ये शर्मनाक था, लेकिन उस आदमी को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वो ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे कोई बड़ी बात ना हो। उसका बर्ताव ऐसा था जैसे उसने बस इतना कहा हो, क्या खाऊं? आदिति ने शर्मिंदगी से सिर नीचे कर लिया। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने इस आदमी को सिर्फ 9 साल पहले देखा था, लेकिन दवाइयों और डॉक्टरी के शौक के अलावा उसके बारे में सब कुछ बदल चुका था। वो नहीं जानती थी कि ये आदमी इतना एकनिष्ठ था। या कामिनी ने उसकी तरफ देखा और अजीब तरीके से कहा, विहान, बकवास मत करो, आदिति तुम्हारी छोटी बहन है। विहान भी कामिनी और उसके पहले पति का बेटा था, लेकिन चूंकि वो सिंह परिवार में आ गए थे और कृतिका का भाई भी था, भले ही वो आदिति का सगा भाई नहीं था, फिर भी बाहर वालों की नजर में वो आदिति का भाई ही था। और सिंह परिवार इस रिश्ते को कभी सपोर्ट नहीं करता था। आदिति भी नहीं चाहती थी कि वो उस पर अपना वक्त बर्बाद करे। वो जानती थी कि उनके बीच कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वो भी कामिनी के पीछे गई और बोली, हाँ भाई, आपकी हालत बहुत अच्छी है, आपको एक सुंदर। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि उसे लगा जैसे उसके बगल की हवा ठंडी हो गई। उसने उसके उदास चेहरे की तरफ देखा। उसने अभी अभी उससे वादा किया था कि वो उसे फिर कभी भाई नहीं कहेगी, लेकिन अब क्योंकि वहां बहुत सारे लोग थे और वो एक नाजुक बात पर चर्चा कर रहे थे, आदिति भूल गई और उसका उपनाम पुकार लिया। अगर वो ऐसा नहीं करती तो परिवार में सब यही सोचते कि उनका रिश्ता सामान्य नहीं है। आदिति। विहान ने सिर घुमाकर आदिति की तरफ देखा। उसने सिर नीचे किया और उसके कान में ऐसी आवाज में बोला जो सिर्फ वो दोनों सुन सकें, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा मुझे इस तरह बुलाना मुझे कितना बुरा लगता है। अगर तुम हमारे रिश्ते के बारे में सोचना बंद नहीं करोगी तो मुझे मीडिया को फोन करके सबको ये बताने में कोई दिक्कत नहीं कि विहान सिंह की तुम्हारी जैसी कोई बहन नहीं है। मेरी सिर्फ एक ही पसंद है और वो आदिति है। क्या वो उसे धमकी दे रहा था? ये कमबख्त आदमी। उसने कहा कि वो मीडिया का इस्तेमाल करेगा। अगर करना ही था तो करे, लेकिन उसने उस इंसान को इसमें क्यों घसीटा जिसे वो पसंद करता है? इस आदमी को क्या हो गया? उसकी भाईचारे वाली छवि कहाँ गई? आदिति ने कुछ नहीं कहा और गुस्से में सिर नीचे कर लिया। उसके बगल में बैठा आदमी ये देख लेता है और उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वो बस अपना शराब का ग्लास उठाता है और पी लेता है। अचानक ऐसा लगा जैसे एक छोटा सा सफेद खरगोश बड़े बुरे भेड़िए के पास बैठा हो। बाहर से देखने में वो रहस्य बताने जैसे लग रहे थे। पापा, दरअसल मैंने और आरके ने अगले महीने शादी करने का फैसला किया था, बस आरके ने मुझे कहने नहीं दिया। अचानक कृतिका ने दूसरी तरफ से कुछ कहा। उसके शब्द चुंबक की तरह थे जो आदिति का सारा ध्यान खींच रहे थे। आदिति ने ऊपर देखा और उस आदमी को अपने सामने बैठे देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नजरें बहुत देर से उस पर टिकी थीं और हट नहीं रही थीं। उसकी बात सुनकर पूरी मेज बधाई की आवाजों से भर गई। बस वो इन दो शब्दों से अलग थी क्योंकि उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। इतनी जल्दी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आनंद मुस्कुराया और शिकायत करते हुए बोला, हम इतने समय से परेशान थे और तुमने ही मुझे बताया था। राघव, तुम किस तारीख को शादी करने की सोच रहे हो? अगले महीने की 25 तारीख को। दूसरी तरफ से एक ठंडी आवाज आई, लेकिन उसके ठंडे शब्द सुनकर आदिति का दिल बैठ गया। उसे लगा जैसे उसका दिल किसी बर्फ की गुफा में गिर गया हो। वो उदास और आहत महसूस कर रही थी। उसके कानों में ये सुनना कि वो अगले महीने शादी करने वाले हैं उससे कहीं ज्यादा बुरा था जब उसने अनुमान लगाया था कि वो एक दिन कृतिका से शादी कर लेगा। पूरी मेज आशीर्वाद के शब्दों से भरी थी और सब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन आदिति ने सिर नीचे कर लिया और ऊपर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसे डर था कि अगर उसने उनके चेहरे देखे तो उसकी आंखें दुख जाएंगी। आदिति जानती थी कि जितना ज्यादा वो उनके मुस्कुराती चेहरों को देखती उतना ही ज्यादा दुखी होती। ये शब्द कानों को चुभने वाले थे। आदिति ने शराब का ग्लास उठाया और अपने लिए एक कप शराब डालने का फैसला किया। सिर्फ शराब की जलन ही उसके दिल के दर्द को कम कर सकती थी। हाँ, वो अपने दिल को सुन करने और ध्यान भटकाने के लिए शराब का इस्तेमाल कर सकती थी। आदिति ने विहान के बगल से बोतल उठाने का फैसला किया। उसने उसे दूर कर दिया। शराब पीना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम एक और ग्लास नहीं पी सकती। उसके बाद उसे इसकी परवाह नहीं थी कि वहां कितने लोग हैं या वो क्या सोचेंगे।
विहान ने आदिति के हाथ से ग्लास छीन लिया और खाली ग्लास एक तरफ रख दिया। फिर उसने नौकरों से कहा कि इसकी जगह एक ग्लास गर्म दूध रख दें। आदिति गुस्से में आ गई। विहान, क्या हुआ? मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझे इस तरह बुलाया। उस आदमी ने होठों पर हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा, जैसे उसे पता हो कि वो उससे क्यों नाराज है। आदिति को लगा कि इस आदमी की चमड़ी शहर की दीवार से भी मोटी थी। आदिति ने फिर से ग्लास पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने सबके सामने उसका हाथ पकड़ लिया। आदिति, क्या तुम्हें अब भी अपना पेट चाहिए या नहीं? लगता है उनका मेरी पूर्व पत्नी के साथ अच्छा रिश्ता था। एक तरफ वो शराब के ग्लास के लिए लड़ रहे थे, दूसरी तरफ से आरके ने मुंह खोला और बोला। आरके ने ये शब्द बेपरवाही से कहे, लेकिन उनके शब्द किसी कहानी को बयान करते लग रहे थे। ये बस एक आम टिप्पणी थी, लेकिन जब आदिति ने उसकी गहरी नीली आंखों में देखा तो उसे नहीं पता क्यों लगा कि उनमें कोई छिपा मतलब था। जब उसने उस आदमी की तरफ देखा तो वो पहले से ही विहान से बात शुरू कर चुका था, लेकिन उसकी आंखें उस पर टिकी थीं और हिल नहीं रही थीं। और उसकी आंखें, वो कभी नहीं बता सकती थी कि उसकी गहरी नीली आंखों में क्या छिपा था। आदिति ने आंखें घुमाई और बोली, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? कैसा बदतमीज बर्ताव! हालांकि विहान ने उसकी कलाई छोड़ दी और हल्के से मुस्कुराया। बस उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। आदिति और मैं साथ साथ बड़े हुए हैं, हमें नहाना भी साथ चाहिए। जाहिर है हमारे बीच अच्छा रिश्ता होना चाहिए। उसके शब्दों से आदिति को झटका लगा। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। लेकिन ये आदमी, वो बहुत मोटी चमड़ी वाला था और ऐसा बर्ताव करता था जैसे कोई आम बात कर रहा हो। इसके अलावा उन्होंने कब साथ में नहाया था? उसे कुछ याद क्यों नहीं? क्या वो उस वक्त की बात थी जब वो अभी पैदा हुई थी? आनंद ने सोचा होगा कि वो दोनों बच्चे हैं और उन्हें साथ नहाने दिया होगा। अगर नहीं तो फिर उसे ऐसा कुछ याद क्यों नहीं? उसने इस आदमी को 9 साल से नहीं देखा था, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि वो कब बकवास करने लगता है। आदिति ने सिर नीचे कर लिया और अब भी ये सोच रही थी कि उसने इस बेशर्म आदमी के साथ कब नहाया था। आदिति अभी भी विहान के साथ नहाने की बात सोच रही थी, तभी किसी ने मेज के नीचे से उसके पैर पर लात मारी। ये इतना दर्दनाक था कि वो दर्द से चिल्लाने से खुद को रोक न सकी। आदिति ने नीचे देखा कि वो कौन था और उसे एक काले चमड़े का जूता दिखा जिस पर पॉलिश थी, और उसे मारने के बाद वो जल्दी से वहां से हट गया। ये कमबख्त आदमी! आदिति ने गुस्से में उसे कोसा। क्या वो ठीक से बैठ भी नहीं सकता? क्या वो जानबूझकर ऐसा कर रहा था? उसे उसकी जरा भी इज्जत नहीं थी। आदिति, तुम्हें क्या हुआ? विहान ने उसकी तरफ देखा और पूछा। उसकी आवाज चिंता से भरी थी। आदिति ने उस अपराधी आदमी की तरफ देखा, लेकिन उसने उसकी तरफ नहीं देखा, बल्कि शांति से अपनी शराब पीता रहा। उसके ये पल सामान्य और स्वाभाविक थे। ऐसा लगता था जैसे वो शख्स नहीं था जिसने अभी उसे लात मारी थी। आदिति ने सिर हिलाया और कहा, कुछ नहीं। वो जानती थी कि इस आदमी के शांत चेहरे को देखकर भले ही उसने उन्हें बताया होता, कोई उस पर यकीन नहीं करता। कौन यकीन करेगा कि इतनी बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट ऐसा कुछ कर सकता है? अभी अभी उसका बर्ताव बिल्कुल बचकाना। वो क्या कह सकती थी? वो बदकिस्मत थी और उसे बिना किसी वजह से मेज के नीचे धक्का दे दिया गया। हाँ, ये बिना किसी वजह के था। उसने उसे इतनी जोर से लात मारी थी, ये बहुत दर्दनाक था। वो नहीं जानती थी कि ये आदमी ये सब जानबूझकर कर रहा है या नहीं। खाने के बाद सिंह परिवार के साथ आदिति के रुकने के थोड़ी देर बाद उसे अर्पित का मैसेज मिला। उसके मैसेज से उसे अंदाजा हो गया कि वो उसके लिए फिक्र में था। वो सोच रहा था कि अगर वो यहां और रुकी तो उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है। शायद वो सिर्फ 5 साल का था और ज्यादा शब्द नहीं सीख पाया था। उसके पास ज्यादा शब्द नहीं थे, इसलिए उसने उसे कुछ वॉइस मैसेज भेजे थे। आदिति ने एक मैसेज पर क्लिक किया और उसे सुनने के लिए अपने कान के पास रख लिया। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, अचानक एक नौकर उसके पास से गुजरा और उसका हाथ उसके हाथ से टकरा गया, जिससे फोन की आवाज तेज हो गई। आवाज इतनी जोर की थी कि सब सुन सकते थे। फोन के दूसरी तरफ से एक बच्चे की आवाज आई, तुम कब वापस आ रही हो? मैं 10 मिनट तक तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा और अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं 100 नंबर पर फोन कर दूंगा। पुलिस फौरन तुम्हें बचाने आ जाएगी। अचानक पूरे लिविंग रूम में सन्नाटा छा गया। यहाँ हर कोई ज्यादा बातूनी नहीं था, लेकिन ये आम बात थी कि जब कोई जोर से कुछ बोलता तो लोग तुरंत चिढ़ जाते। आदिति, ये बच्चा कौन है? आनंद ने सोचा, ये बच्चे की आवाज कहाँ से आई?
सबकी नजरें आदिति की तरफ थीं, यहाँ तक कि आरके, जो आनंद के साथ बिजनेस की बात कर रहा था, वो भी रुक गया और उसकी तरफ देखने लगा। लेकिन इस बार आदिति पहले की तरह डरी हुई नहीं थी, क्योंकि आरके पहले ही अर्पित से मिल चुका था और प्रेसिडेंट को पहले ही सब पता था। तो पहले की तरह ही उसने कहा, वो मेरे दोस्त का भतीजा है और इस वक्त वो मुझसे बात कर रहा था। ओह, आनंद ने इस पर ज्यादा नहीं सोचा और तुरंत उस पर यकीन कर लिया। वैसे भी कौन सोचेगा कि उसका 5 साल का बच्चा है। जब उसने आरके को तलाक दिया था, तब आरके के अलावा किसी को नहीं पता था कि वो गर्भवती थी। लेकिन उसके लिए उसने बहुत पहले ही उस बच्चे का गर्भपात करवा दिया था, इसलिए आदिति को ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। वो इतने लंबे वक्त से सिंह फैमिली के साथ रह रही थी कि आदिति को डर था कि उसका बेटा उसे याद करेगा, इसलिए उसने वहां से जाने का फैसला किया। उसे डर था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो सिर्फ सुबह ही निकल पाएगी। आदिति के जाने का फैसला करते ही आरके भी अपनी कार की चाबियां उठाकर खड़ा हो गया। उसने आनंद की तरफ देखा और कहा, मुझे भी अब चलना चाहिए, देर हो रही है, मैं मिस सिंह को घर छोड़ दूंगा। मिस सिंह? आदिति? वो कितनी बार बदला है। उसकी दादी से लेकर सिंह परिवार तक ये एक बहुत अलग नाम था जो उसने उसके लिए इस्तेमाल किया। आदिति से पहले पार्टी में मौजूद एक शख्स ने कृतिका की पहले कही बात दोहराई, आरके, आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, क्या घर पर ड्राइवर नहीं है? ड्राइवर को उसे वापस भेजने दो। लेकिन उस आदमी ने अपना सूट और आस्तीन ठीक की, उसकी तरफ देखा और सच बोलते हुए कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी ये मेरे रास्ते में ही था। आदिति ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अपने रास्ते में? जब वो उसे मून होटल से उसके घर ले गया तो क्या वो रास्ते में था? अस्पताल से उसके घर ये रास्ते में था। सिंह परिवार से उसके घर तक ये फिर से रास्ते में था। वो असल में कहाँ रहता था? क्या वो सड़क पर रहता था, इसलिए हर बार वो उसके रास्ते में ही थी? वैसे भी आदिति उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। वो उस आदमी के साथ एक ही कार में अकेले बैठने से डर रही थी। तो आदिति ने उसकी तरफ देखा और कहा, तकलीफ मत लो, स्टेशन ज्यादा दूर नहीं है, मैं खुद वापस चली जाऊंगी। आदिति, मुझे तुम्हें वापस छोड़ने दो। विहान, जो काफी देर से चुप था, आखिरकार बोल पड़ा। उसकी आवाज गर्मजोशी और नरमी से भरी थी, जैसे कृतिका डर रही थी और नहीं चाहते थी कि आरके और आदिति अकेले रहें। वैसे ही विहान भी डर गया था और ऐसा नहीं चाहता था। हालांकि आदिति को विहान के बारे में अच्छा ख्याल था, लेकिन वो भी उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। तो आदिति सहमत नहीं हुई और बोली, ठीक है, मैं खुद वापस चली जाऊंगी। अपनी बात खत्म करने के बाद आदिति ने अपना बैग उठाया और सिंह फैमिली से चली गई। वो अभी बाहर निकली ही थी कि उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। आदिति ने पीछे मुड़कर देखा तो आरके उसके पीछे आ रहा था। ये आदमी क्या कर रहा था? वो उसका पीछा क्यों कर रहा था? वो उसे जाने क्यों नहीं देता? उनका तलाक हो चुका था और वो जल्द ही शादी करके शादीशुदा आदमी बनने वाला था। फिर वो ये सब क्यों कर रहा था? लोगों को गलत समझने और गपशप करने का मौका देना। आरके, मैंने अभी भी आपके साथ निवेश की बात पूरी नहीं की है, चलो अंदर चलते हैं। कृतिका भी तेजी से उसके पीछे चली गई। उसके बाद आदिति ने किसी को भी उसका पीछा करते नहीं देखा। सिंह फैमिली को छोड़ने के बाद उसका मन शांत था। आदिति को नहीं पता था कि उसने फ्रांस से वापस आने का सही फैसला लिया था या नहीं। वो अभी आरके और विहान से मिली थी, ये बातें फिर से हो सकती थीं। आरके और कृतिका की शादी के बाद ये तय था कि भविष्य में वो उन्हें सिंह फैमिली में एक साथ देखेगी। उस वक्त आदिति बस भाग जाना चाहती थी। वो फिर से फ्रांस वापस जाना चाहती थी और अर्पित के साथ इस देश को छोड़ देना चाहती थी, ताकि वो भविष्य में इस आदमी को दोबारा न देख सके। कम से कम इस तरह वो उसके बारे में कोई ख्याल नहीं रख सकती थी। दरअसल स्टेशन सिंह फैमिली से काफी दूर था। बस आदिति जल्द से जल्द सिंह फैमिली को छोड़कर जाना चाहती थी। चलते वक्त उसे पेट में दर्द महसूस हुआ। उसका पेट फिर से दुखने लगा, शायद इसलिए क्योंकि उसने थोड़ी शराब पी ली थी। जब से वो छोटी थी उसका पेट हमेशा ऐसा ही था। हर बार जब वो कुछ ठंडा पीती या शराब पीती तो उसके पेट में तकलीफ होने लगती थी। आदिति, जब वो चल रही थी तो उसने पीछे से किसी को अपना नाम पुकारते सुना। आदिति ने पीछे मुड़कर देखा तो एक काली एसयूवी दिखाई दी। कार की खिड़की नीचे हुई और विहान का सुंदर चेहरा सामने आया। वो बहुत ही नर्म और प्यार से भरा इंसान था, लेकिन अब उसकी उम्र 30 साल से ज्यादा हो गई थी। वक्त के साथ वो ज्यादा समझदार और शांत हो गया था। आदिति रुक गई और उसने भी गाड़ी रोक दी। कार से उतरने के बाद आदिति ने देखा कि उसके हाथ में एक दवा का डिब्बा और थर्मस था।
क्या तुम्हारा पेट अभी भी दुख रहा है? विहान की नजर आदिति के हाथ पर पड़ी जो उसके पेट पर था और उसने पूछा। सिंह फैमिली से निकलते ही उसका पेट फिर से दुखने लगा। ऐसा लगता था जैसे उसका पेट कंट्रोल में हो। कुछ नहीं, बस पुरानी परेशानी है, आदिति ने धीरे से कहा। उसने धीरे से आह भरी, लेकिन उसकी आवाज गर्मी और लाचारी से भरी थी। ये दवा लो और गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। अपनी बात खत्म करने के बाद वो दवा निकालता है और थर्मस से गर्म पानी कप में डालकर उसे देता है। उसके हाथ सफेद थे और उसकी उंगलियां लंबी और पतली थीं। अगर वो डॉक्टर ना होता तो कोई सोच सकता था कि ये खूबसूरत हाथ पियानो बजा रहे हैं, ना कि स्कैल्पल पकड़ रहे हैं। आदिति ने दवा उससे ले ली और कहा, शुक्रिया भाई ट्राय। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि रुक गई। एक पल पहले वो एक ख्याल रखने वाले भाई जैसा था, लेकिन अब उसने उसे अपनी बात पेट में ही निगलने पर मजबूर कर दिया। उसने नकली तरीके से इसे बदला, शुक्रिया भाई ट्राय। विहान, अच्छी लड़की। विहान अच्छे मूड में लग रहा था। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसके सिर को वैसे ही सहलाया जैसे वो तब करता था जब वो छोटी थी और कॉलेज की परीक्षा देने जाती थी। उसने उसे बार बार हौसला दिया और कहा, आदिति, टेंशन मत लो, मैंने तुम्हें जो तरीका सिखाया था उसके हिसाब से सवाल हल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत आ भी गई और तुम उसे हल नहीं कर पाई तो भी कोई बात नहीं, मैं जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अब आदिति को पता चला कि जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखना का मतलब सचमुच उसकी जिंदगी भर देखभाल करना था। आदिति के दवा लेने के बाद उसने कप उससे छीन लिया और थर्मस को कसकर बंद कर दिया। उसके लिए ऐसे छोटे मोटे काम करना अगर लोगों को पता ना चले तो वो सोचेंगे कि वो उसका नौकर था। भाई विहान, उसके पास उसे इस तरह बुलाने के सिवा कोई चारा नहीं था। विहान शब्द बहुत अस्पष्ट था। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि वो नाराज था या नहीं। उसने जिद की, भाई विहान, मुझे उम्मीद है कि तुम आगे से मेरे पीछे पीछे नहीं घूमोगे, क्योंकि ये सिर्फ वक्त की बर्बादी है। तुम अपने लिए कोई ज्यादा सुंदर या सही औरत ढूंढ सकते हो। उसके जैसी औरत की जगह, जो बहुत अच्छी नहीं थी, दिखने में औसत थी, करियर भी अच्छा नहीं था, तलाकशुदा थी और उसके साथ एक बच्चा भी था। दूसरी तरफ वो एक मशहूर और कुशल डॉक्टर था। वो सचमुच एक दूसरे के लिए सही नहीं थे। आदिति ने उसकी तरफ देखा और आगे कहा, और भाई विहान, मैं अब भी तुम्हें पसंद करती हूं, लेकिन सिर्फ भाई बहन के तौर पर। इसलिए मैं इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकती। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझ पर दबाव नहीं डालोगे। वो इसे स्वीकार नहीं कर सकती थी या करना नहीं चाहती थी। बाहर वालों की नजर में ऐसा रिश्ता न अच्छा था न बुरा, और भाई बहन का रिश्ता कैसे हो सकता था? हालांकि वो सगे भाई बहन नहीं थे और उनके बीच कोई खून का रिश्ता भी नहीं था, फिर भी नाम तय हो चुका था। विहान कुछ कहना चाहता था, लेकिन आखिरकार उसने कुछ नहीं कहा और खुद को रोक लिया। गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा, उसने कहा। अपनी बात खत्म करने के बाद वो कार की तरफ मुड़ा और उसमें बैठ गया। उसकी पीठ अकेली दिख रही थी। आदिति ने उसकी पीठ की तरफ देखा और सोचा, चूंकि उसने भाई वैरान के रूप में बुलाने के बारे में कुछ नहीं कहा, तो मैं मान लूंगी कि उसने इसे स्वीकार कर लिया है। वैसे भी उसने पहले ही उसके लिए अपनी ना दिखा दी थी। आदिति कार में बैठ गई। गाड़ी पूरी रफ्तार से चली। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना गुस्सा निकाल रहा हो, लेकिन क्योंकि आदिति भी कार में थी, भले ही गाड़ी तेज थी, फिर भी वो स्थिर थी और बिना किसी रुकावट के चल रही थी। लाल बत्ती पर विहान ने कार रोकी और उसकी तरफ देखते हुए कहा, आदिति, मैं तुम्हें मुझे स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन मैं हार भी नहीं मानूंगा। इतने सालों में ऐसा नहीं था कि उसने उसे छोड़ने के बारे में नहीं सोचा था। बस बात इतनी थी कि वो ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि एक बार जब आप किसी के प्यार में पड़ जाते हैं तो उसे छोड़ना आसान नहीं होता। उसके बाद ही उसे पता चला कि वो पहले ही आरके से तलाक ले चुकी थी और उसे एहसास हुआ कि वो उस औरत को अपनी जिंदगी में कितना चाहता था। वो जल्दी से वापस आया, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाया था क्योंकि वो 6 साल से गायब थी। उस वक्त उसने सोचा था कि शायद वो हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चली गई थी और वो उसे कभी नहीं देख पाएगा, लेकिन फिर उसने उसे फिर से देखा। ऐसा लगा जैसे किसी डूबते हुए इंसान को किनारा मिल गया हो। वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। आदिति ने उसके शब्द सुने और अपने होंठ आगे बढ़ाए। वो नहीं जानती थी कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। क्या वो उसे छोड़ देने के लिए मना कर सकती थी? लेकिन फिर उसने सोचा, उसे ऐसा क्यों करना चाहिए? उसे रोकने का उसे क्या हक था?
आदिति का मन इतने सारे ख्यालों से भर गया कि वो थकने लगी। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। वो थकी हुई थी और कार के अंदर उसे बहुत आराम महसूस हो रहा था और दवा की वजह से उसे ये भी लगा कि अब उसके पेट में दर्द नहीं हो रहा था। बस ऐसे ही वो पूरे रास्ते कार में गहरी नींद में सोती रही जब तक विहान उसे कार से बाहर लेकर घर नहीं ले गया। दरवाजे पर विहान अभी भी अपनी बाहों में सो रही आदिति को जगाने के बारे में सोच रहा था कि तभी अंदर से दरवाजा खुल गया। ये अर्पित ही था जिसने उसके लिए दरवाजा खोला था, क्योंकि उसे अपनी डार्लिंग का इंतजार करने के लिए बालकनी में बैठने की आदत थी ताकि वो जैसे ही आए वो दरवाजा खोल सके और उसे देख सके। ठीक ऐसे ही उसने आरके को अपनी डार्लिंग को 2 बार घर छोड़ते देखा था और आज भी वही हाल था। उसने विहान को भी अपनी डार्लिंग को वापस छोड़ते देखा। दरवाजा खुल गया क्योंकि अर्पित लंबा नहीं था और विहान पहले से ही आदिति को अपनी बाहों में पकड़े था। उसने घर के अंदर बच्चे को नहीं देखा और सोचा कि दरवाजा अपने आप खुल गया होगा। अर्पित एक तरफ खड़ा था और उसने अजीब तरह से देखा कि विहान ने आदिति को अपनी बाहों में कैसे पकड़ रखा था। जैसे ही वो अंदर जाने वाला था, विहान ने आखिरकार बच्चे को घर के अंदर देख लिया। वो रुका और दरवाजे पर लिखे नंबर को फिर से देखा। उसे अच्छे से याद था कि जब उसने आदिति से उसका पता पूछा था तो उसने यही मकान नंबर बताया था। तो फिर अंदर बच्चा क्यों था? विहान ने सोचा। फिर उसने अर्पित की तरफ देखा और नरम आवाज में पूछा, क्या ये आदिति का घर है? अर्पित ने उसका सवाल सुना और लगातार 3 बार सिर हिलाया। विहान ने सोचा कि शायद वो समझ नहीं पाया और उसने फिर पूछा, क्या ये आदिति का घर है? अर्पित को समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी कौन है और उसकी डार्लिंग को ऐसे क्यों पकड़े हुए है और वो फिर से वही सवाल क्यों पूछ रहा है। फिर भी उसने फिर से लगातार 3 बार उसी तरह सिर हिलाया। आखिर में वो बोला, तुम मेरी डार्लिंग को इस तरह क्यों पकड़े हो? उसकी बात सुनकर विहान को याद आया, जब आदिति परिवार में थी तो उसे एक वॉइस मैसेज मिला था और दूसरी तरफ से बच्चे की आवाज आ रही थी जो उसे डार्लिंग कह रहा था। विहान घर के अंदर आया और बोला, तो तुम आदिति की सहकर्मी के भतीजे हो। उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली और मेरी कार में सो गई। मैं उसे वापस छोड़ रहा हूँ। लेकिन जैसे ही विहान ने घर के अंदर कदम रखा, अर्पित ने उसे रोक लिया क्योंकि वो उसे अंदर नहीं आने देना चाहता था। अर्पित ने उसकी बात सुनी और भौहें चढ़ा दी। उसने अपनी छोटी उंगली अपने छोटे से मुंह पर रखते हुए कहा, तुम्हें किसने बताया कि मैं उसकी सहकर्मी का भतीजा हूँ? वो किस बारे में बात कर रहा था? क्या वो ये नहीं देख सकता था कि मैं और डार्लिंग कितने एक जैसे दिखते हैं? हम साफ साफ माँ बेटे की जोड़ी हैं। मुझे यकीन है कि इस अंकल की नजर ठीक नहीं थी, इसलिए वो नहीं बता पाया। विहान को शर्मिंदगी महसूस होने लगी। उसे लगा कि शायद बच्चा बड़ों के रिश्तों को नहीं समझ पा रहा था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। उसने फिर से अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन अर्पित ने फिर से रोक दिया। बच्चा सिर्फ उसकी कमर तक लंबा था, लेकिन फिर भी वो एक छोटी ढाल की तरह उसके सामने खड़ा होकर उसका रास्ता रोक रहा था। अर्पित ने उसकी तरफ देखा और कहा, डार्लिंग को सोफे पर बिठाओ और चले जाओ। विहान का मुंह फड़क उठा। कितना बदतमीज बच्चा था। उसके जागने के बाद उसे आदिति से पूछना चाहिए कि वो ये सारी बदतमीजी कहाँ से सीखता है और इस तरह बात करता है। अगर मैं उसे नीचे रख दूं तो तुम उसे वापस उसके कमरे में कैसे ले जाओगे? विहान ने उसकी तरफ देखा और उसे कोई गुस्सा नहीं आया। उसने अपना दूसरा हाथ खाली किया और जेब से पर्स निकालकर उसे दे दिया और कहा, मैं आदिति का दोस्त हूं और बुरा इंसान नहीं हूं। तुम मेरा पर्स ले लो और मेरा आईडी कार्ड देख लो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बुरा इंसान हूं तो तुम पुलिस को फोन करके शिकायत कर सकते हो। अर्पित ने अपने छोटे से हाथ से अपनी ठोड़ी पकड़ी और विहान को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके बाद उसने पर्स पलटा और उसका आईडी कार्ड देखा। अर्पित ने आईडी कार्ड को पूरी गंभीरता से देखा, जैसे वो सब कुछ समझता हो, लेकिन साफ था कि वो कुछ भी नहीं समझता था। वो बस गंभीर चेहरे के साथ कुछ अनजान शब्द बोल रहा था। फिर उसने तस्वीर और सामने खड़े आदमी की तरफ देखा। थोड़ी देर बाद उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अंदर आ जाओ। विहान के होंठों पर मुस्कान आ गई। लगता है ये बच्चा बहुत होशियार है। अर्पित ने पर्स पकड़ा और उसे देखने लगा। कुछ कार्डों को छोड़कर जो वो समझ नहीं पा रहा था, बस कुछ सिक्के और पैसे की गड्डियां थीं। पैसे देखकर अर्पित ने सोचा, लगता है ये काफी पैसे वाला आदमी है। नहीं, उसके चेहरे और पैसे को देखकर लगता है कि वो सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि बहुत सुंदर भी है। तो वो अमीर भी है और सुंदर भी। क्योंकि एमिली अपने कुछ दोस्तों के साथ खेलने गई थी, इसलिए घर पर अब सिर्फ अर्पित ही अकेला था। वहाँ 3 बेडरूम हैं।
ये घर सिंह परिवार जितना बड़ा तो नहीं था, लेकिन उन तीनों के रहने के लिए काफी अच्छा था। अर्पित आगे बढ़कर विहान को आदिति के कमरे में ले गया। फिर वो दरवाजे पर खड़ा होकर अपने हाथ से भी बड़े बटुए को देखने लगा। अर्पित के उसे कमरे तक ले जाने के बाद विहान ने आदिति को हल्के से बिस्तर पर लिटाया। फिर उसने उसके जूते उतारे और रजाई खोलने में मदद की। उसके बाद उसने उसे कंबल के अंदर लिटाया, लाइट बंद की और चुपके से कमरे से बाहर आ गया। अर्पित दरवाजे पर खड़ा विहान को देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसे कुछ समझ आया। लग रहा था जैसे इस अंकल को उसकी डार्लिंग पसंद थी। आदिति के कमरे से बाहर आने और दरवाजा बंद करने के बाद विहान तुरंत वहां से नहीं गया, बल्कि रुक गया और उस घर को चारों तरफ देखने लगा जहां आदिति रहती थी। लिविंग रूम से लेकर किचन, एमिली के कमरे और आखिर में तीसरे कमरे तक। क्या ये तुम्हारा कमरा था? विहान ने अपने बगल में बैठे बच्चे की तरफ देखा और पूछा। अर्पित ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ अंकल। चाचा, क्या वो इतना बूढ़ा था? विहान ने सोचा, लेकिन उसे इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी कि वो उसे क्या बुलाएगा, और उसने पूछा, तुम आदिति के साथ क्यों रहते हो? क्या तुम्हारी चाची के लिए जगह है? अर्पित उलझन में दिखा। वो वाक्य का दूसरा हिस्सा तो बिल्कुल नहीं समझ पाया, लेकिन पहला हिस्सा उसे साफ समझ आ गया। उसने अपना छोटा सा मुंह बनाया और अपनी नीली आंखें उठाकर उस पर भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैं उसके साथ क्यों नहीं रह सकता? ये कैसा सवाल है? विहान बस अजीब सा हंसा। उसे नहीं पता था कि उसने कोई गलत फहमी तो नहीं पाली। सिंह फैमिली में आदिति ने कहा था कि उसके घर में जो बच्चा है वो उसकी सहकर्मी का भतीजा है। क्या कुछ गड़बड़ थी? विहान ने अपने सामने खड़े बच्चे को देखा, जो उसे एक छोटे भेड़िए की तरह देख रहा था और उस पर भौहें चढ़ा रहा था। उसे वो बहुत प्यारा लगा। बच्चे के सामने उकड़ू बैठकर उसे देखना उसके लिए कम ही होता था। अब उसे इस तरह देखकर वो और भी प्यारा लग रहा था। जैसे ही वो उससे बात करता, उसकी आवाज बहुत धीमी हो जाती और धीरे धीरे और नरम हो जाती। तो बताओ, तुम कौन हो? तुम कौन हो, ताकि मैं तुम्हें गलत ना समझूं। अर्पित ने सोचा भी नहीं था कि ये अंकल इतने अच्छे होंगे। वो तो उसके मन में उसकी डार्लिंग के लिए सबसे अच्छे लड़के से भी ज्यादा अच्छे थे। उस आदमी से जो काली रोल्स रॉयस चलाता था, वो उसे बहुत पसंद करता था। वो जानना चाहता था कि ये अंकल कौन है, लेकिन वो पूछने में बहुत शर्मा रहा था। वो बहुत घमंडी लग रहा था। इसके बाद ये पूछना बहुत शर्मनाक था कि तुम कौन हो। उसने आंखें बंद करके पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? उसने जाल बिछाया। विहान उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। उसने उसकी तरफ देखा और कहा, मेरा नाम आनंद सिंह है। तुम मुझे आनंद अंकल कह सकते हो। वाह, हम 2 बार भी नहीं मिले और वो चाहता है कि मैं उसे आनंद अंकल कहूं। लगता है ये अंकल ही उसकी डार्लिंग का बॉयफ्रेंड है। वो अच्छा और सज्जन इंसान लग रहा था। इसके अलावा उसके पास पैसा भी था और वो दिखने में भी सुंदर था। बेशक पैसा ज्यादा मायने नहीं रखता था। उसने उसे अपनी डार्लिंग की इतने अच्छे से देखभाल करते देखा था, जो सबसे ज्यादा मायने रखता था। उसकी तरफ देखते हुए अर्पित ने अनमने ढंग से अपना नाम बताया, ताकि इस अंकल के बारे में उसकी राय और पक्की हो सके। मेरा नाम अर्पित सिंह है। अर्पित सिंह? उसकी बात सुनकर विहान के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसके चेहरे पर सिर्फ उलझन थी। वो काफी देर तक अर्पित को सिर से पांव तक देखता रहा, लेकिन उसे सिंह फैमिली में ऐसा कोई बच्चा याद नहीं आया। कम से कम वो आदिति के साथ सिंह फैमिली में बड़ा हुआ था, लेकिन उसे सिंह फैमिली का कोई ऐसा बच्चा या उसकी उम्र का कोई बच्चा याद नहीं था। विहान ने उसकी तरफ देखा और सहजता से कहा, तो तुम्हारा सरनेम भी सिंह है? अर्पित ने उलझन से उसकी तरफ देखा। वो विहान के सामने खड़ा हो गया और अपनी 2 बड़ी नीली आंखों से उसे देखा और मासूमियत से सिर हिलाया। उसने मुंह खोला और कहा, मेरा सरनेम सिंह है तो जाहिर है मेरा भी सरनेम सिंह ही है। लेकिन अर्पित के बोलने के बाद पूरा कमरा शांत हो गया। वहां इतनी खामोशी थी कि अगर आप लिविंग रूम में बैठे 2 लोगों को एक दूसरे को देखते ना देखें तो लोग समझेंगे कि वहां कोई नहीं है। अर्पित ने थोड़ी देर तक विहान को देखा और अचानक
उससे डर गया। क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? उसने अंकल की तरफ देखा जो 1 मिनट पहले तक बहुत अच्छा लग रहा था और अब बहुत डरावना हो गया था। विहान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और बच्चे को सिर से पांव तक देखा, फिर उसके चेहरे की तरफ देखा और पूछा, तुम आदिति के? उसने गहरी सांस ली और पूछा, क्या तुम आदिति के बेटे हो? अर्पित इस सवाल से बहुत डर गया और जल्दी से 2 कदम पीछे हट गया। उसकी नीली आंखों में सिर्फ उलझन थी, लेकिन फिर उसने सिर हिलाया और अपनी बच्चे वाली आवाज में कहा, हाँ अंकल, क्या आपको लगता है कि हम एक जैसे दिखते हैं? उसके बाद कमरा फिर से शांत हो गया। विहान के चेहरे की मुस्कान कब की गायब हो चुकी थी। उसने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा इतना ठंडा था कि डरावना लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी पल फट पड़ेगा। पूरा 1 मिनट एक दूसरे को देखने के बाद धड़ाम उसने दरवाजा जोर से बंद किया और बिना पीछे देखे चला गया। अर्पित ने उस आदमी की पीठ की तरफ देखा और उलझन में पड़ गया। उसे लगा कि ये अंकल बहुत डरावने हैं। अगर भविष्य में ये आदमी उसकी डार्लिंग का बॉयफ्रेंड या सौतेला पिता बन गया तो ये ठीक नहीं है। वो अपनी डार्लिंग को इस डरावने अंकल के साथ नहीं रहने दे सकता। वो खुद को इतना अच्छा अंकल क्यों समझता था? अर्पित ने सोचा। उसने अपना छोटा सा मुंह बनाया। जब वो आदिति को ढूंढने के लिए उसके कमरे में वापस जाने के लिए मुड़ा तो उसने देखा कि विहान अपना पर्स भूल गया था। वो इतने पैसे वाला पर्स भूल गया। सचमुच वो बहुत अमीर आदमी था। जब वो गुस्सा होता है तो पैसे गंवा सकता है, अर्पित ने कहा। उसके बाद उसने मेज से पर्स उठाया और अपने कमरे में चला गया। 1 मिनट इधर उधर देखने के बाद फिर उसने उसे अपनी डार्लिंग की अलमारी में छिपा दिया। 4 बात दूसरी तरफ, आधी रात को एक काली एसयूवी पागल घोड़े की तरह सड़कों पर दौड़ रही थी। दूसरी गाड़ियों से तेजी से गुजरना। कुछ साल पहले जब आदिति और आरके की शादी हुई थी तो उन्होंने सोचा होगा कि शायद भविष्य में उनका एक बच्चा होगा, क्योंकि वो इतने लंबे समय से एक साथ थे। इससे भी ज्यादा जिस पल आदिति ने आरके से शादी की वो पूरी तरह से उसकी दुनिया से चली गई थी। लेकिन जब उसने सुना कि आदिति और आरके का तलाक हो गया, सिर्फ वही जानता है कि वो भावनाएं, अकेलापन और एक और एहसास उसके दिल की गहराई में छिपे हुए थे। वो कितना बाहर आना चाहते थे। सिंह फैमिली में किसी को नहीं पता था कि आदिति का कोई बच्चा है। विहान ने भी सोचा था कि आरके के साथ आदिति की शादी बस एक टूटी हुई शादी थी, लेकिन अब वो जानता था चीजें उतनी आसान नहीं थी जितनी बाहर से दिखती थीं। सच तो ये था, उनका और आरके का एक 5 साल का बच्चा था। इसमें कोई हैरानी नहीं थी कि उसने उसे ठुकरा दिया था। विहान को नहीं पता था कि वो इस वक्त कैसी भावनाओं से गुजर रहा था। बस ऐसे ही वो आधी रात को पूरी रफ्तार से सड़कों पर गाड़ी चलाता रहा। थोड़ी देर बाद वो सिंह फैमिली के पास पहुंच गया। उसके बाद वो गाड़ी से उतरकर घर की तरफ चला, लेकिन चलते चलते उसकी टक्कर आरके से हो गई, जो कृतिका के साथ घर से बाहर आ रहा था। दोनों रुक गए। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। चांदनी उन पर पड़ रही थी और रात में उनकी परछाई लंबी दिख रही थी। उनके बीच की हवा बारूद की गंध से भरी थी। लगता था जैसे वो कभी भी एक दूसरे को मार डालेंगे। कृतिका ने विहान की तरफ देखा, जो रास्ते में खड़ा था और आरके का रास्ता रोक रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। कृतिका ने ये देखा और अजीब तरह से विहान की आस्तीन खींची और शिकायत की, भाई तुम वापस आ गए, आरके बस जाने वाला था। उसने पहली बार अपने भाई को इतना गुस्से में देखा था। उसका चेहरा ठंडक से भरा था। पहले जब वो और कामनी सिंह फैमिली में आदिति को तंग करती थीं, तभी उसने उसे गुस्से में देखा था, लेकिन तब भी इतनी ठंडक नहीं थी जितनी अब दिख रही थी। आरके ने अपनी नीली आंखें उठाईं और उसकी तरफ देखा। मिस्टर विहान, क्या आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं? जब वो बोलता था तो उसकी आवाज में तिरस्कार और घमंड झलकता था। वो हमेशा ऐसा ही रहता था, चाहे कहीं भी जाए। उसने विहान को घमंड से देखा और विहान ने भी उसे उसी नजर से देखा। लेकिन जब उसने मुंह खोला तो उसके शब्द एक चेतावनी से भरे थे। मिस्टर कश्यप, भविष्य में जब आप मेरी बहन से शादी कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप आदिति की जिंदगी से दूर रहेंगे, क्योंकि आपको कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। भाई, तुम क्या बात कर रहे हो? कृतिका ने जल्दी से उसका हाथ खींचा और उसे दूर ले गई। वो उसे आंख मारती रही। तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हो?
आर के शुरू से ही ज्यादा गुस्से वाला नहीं था, खासकर अभी। उसके सामने एक तरफ उसका भाई था और दूसरी तरफ उसका मंगेतर। वो नहीं चाहती थी कि उनमें से कोई भी एक दूसरे से झगड़ पड़े। ये अच्छा नहीं होगा, खासकर आदिति के लिए। आरके ने आंखें सिकोड़कर उसकी तरफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी भावनाओं को छू नहीं सकता। उसकी आंखें अभी भी शांत थीं। उसने कहा, मिस्टर विहान, मुझे भी ये पसंद नहीं जब लोग मुझे बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं, चाहे वो मेरी पूर्व पत्नी से ही क्यों ना जुड़ा हो। ये अभी भी मेरे और उसके बीच का मामला है। मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे कुछ भी बताने की जरूरत है। संक्षेप में उसका मतलब था कि आदिति और वो एक दूसरे से बंधे हुए थे। उसकी बात सुनकर विहान गुस्से में आ गया। जब से आदिति ने इस आदमी से शादी की थी, वो विहान सिंह कभी इसकी आदत नहीं डाल पाया। हालांकि तलाक के बाद उसने उससे आंखें फेर ली थीं, लेकिन अब तलाक के बाद भी वो आदिति को चाहता था। वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मिस्टर कश्यप, मुझे लगता है आप भूल गए कि मेरी बहन से आपकी सगाई हो चुकी है और आप उससे शादी करने वाले हैं। भविष्य में आपको आदिति के बारे में बात करने का कोई हक नहीं था। ये आप ही थे जिनके पास कोई मौका नहीं था, मेरे पास नहीं। उसके शब्द ठंडे और स्थिर थे। विहान हमेशा से ही बहुत ठंडा इंसान था। ऐसी ज्यादा चीजें नहीं थीं जो उसकी भावनाओं को हिला सकें, लेकिन हाँ, अगर ये आदिति से जुड़ा कुछ था, इससे उसकी भावनाओं पर असर पड़ता था। इतने सालों तक जब आदिति परिवार में नहीं थी, कृतिका को लगभग यही लगता था कि विहान उसे बहुत पहले भूल चुका था। वो हमेशा ऐसा ही एहसास दिलाता था, लेकिन अब लगता था जैसे ये सच नहीं था। कृतिका ने उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गई और शिकायत करते हुए बोली, भैया जल्दी अंदर चलो। आरके, तुम क्या बात कर रहे हो? आदिति को उसके सामने क्यों लाए? अगले महीने हमारी शादी होने वाली है। अगर तुम अब भी ऐसी बातें करोगे तो मुझे नहीं लगता कि मैं उससे शादी कर पाऊंगी। उसी वक्त बाहर का शोर सुनकर आनंद और कामिनी भी जल्दी से बाहर आ गए। जब उन्होंने दो लोगों को एक दूसरे को ठंडी नजरों से देखते देखा और कमरे के अंदर जो कुछ सुना था, तो उन्हें हालात समझ आ गए। कृतिका ने कामिनी की तरफ देखा और बोली, माँ देखो भाई क्या कर रहा है, प्लीज उससे बात करो। अभी अभी उसने आरके के सामने आदिति की बात की और गुस्सा हो गया। अपनी बात खत्म करने के बाद कृतिका ने अपने भाई को उसकी माँ के पास धकेल दिया और आरके को ढूंढने बाहर चली गई। कमरे के अंदर सिंह फैमिली में हर कोई लंबे समय से आरके में दिलचस्पी रखता था। अब जब वो यहाँ था तो जाहिर है हर कोई जानना चाहता था कि आरके सिंह फैमिली के बारे में क्या सोचता है। लेकिन आनंद चाहे कितना भी परेशान हो, वो विहान से कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि वो उसका बेटा नहीं था। उधर कामिनी ने भी उसकी तरफ देखते हुए कहा, विहान देखो तुमने क्या कर दिया। इतने सालों में तुम और भी बेकाबू हो गए हो। तुम्हारी बहन और आरके की शादी होने वाली थी, फिर भी तुम उसके सामने आदिति का जिक्र क्यों कर रहे हो? भगवान के लिए उनका तो तलाक हो चुका है। अगर तुम ऐसा करते रहे तो दो परिवारों के रिश्ते पर असर पड़ेगा। विहान ने कुछ नहीं कहा और सीधे ऊपर अपने कमरे में चला गया। कामिनी भी उसके पीछे पीछे एक कदम और पास आई। विहान, मुझे पता है कि तुम्हें आरके ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन कृतिका उसे पसंद करती थी। वो तुम्हारी बहन है और उनकी शादी होने वाली है। तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए, है ना? और फिर जब सिंह और कश्यप परिवार की शादी हो जाएगी तो मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि तुम दोनों एक दूसरे से ज्यादा ना मिलो। कामिनी ने अपने बेटे की तरफ देखा और आह भरी। वो बहुत अच्छे से जानती थी कि विहान और आरके के बीच रिश्ते कैसे हैं। पहले जब आदिति की शादी आरके से हुई थी तो विहान इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था और इस बात को लेकर हमेशा नाराज रहता था। लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों बाद भी वो आदिति को बिल्कुल नहीं भूला था। पहले विहान अक्सर देश वापस नहीं आता था और आदिति भी देश में नहीं थी, इसलिए वो इतने सालों तक नहीं मिले। तो कामिनी को कोई सुराग नहीं मिला। उसने सोचा था कि शायद इतने सालों बाद वो उसे भूल गया होगा, लेकिन अब उसे देखकर वो जानती थी उसने नहीं। हालांकि ये भावनाएं कई सालों से उसके दिल में गहरे दबे हुए थे। उसने उसकी तरफ देखा और कहा, विहान तुम्हें इन दिनों थोड़ा वक्त निकालना चाहिए। मैं तुम्हें कुछ खूबसूरत लड़कियों से मिलवाऊंगी। वो आदिति और उनके परिवारों जितनी ही खूबसूरत हैं।
माँ, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, विहान ने उसे बीच में रोक दिया। कामिनी ने अपने बेटे को इस तरह देखा और मन ही मन बहुत बेचैनी महसूस की। विहान, तुम्हारा ये क्या मतलब है कि तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहते? तुम 30 के हो चुके हो, तुम शादी कब करोगे? मुझे मत बताना कि अगर आदिति ने शादी नहीं की और जिंदगी भर अकेले रहने का फैसला कर लिया तो तुम उसका इंतजार करोगे। बेटा, तुम समझते क्यों नहीं? उस लड़की के चक्कर में मत पड़ो। वो तुमसे प्यार नहीं करती थी, तुमने उसे देखा ही नहीं। इससे पहले कि वो बोलना खत्म कर पाती, विहान ने अपनी कार की चाबियां उठाई, अपने कमरे से बाहर निकला और सिंह फैमिली के घर से चला गया। वो ज्यादातर घर नहीं आता था। कुछ साल पहले ही उसने शहर में अपना अपार्टमेंट ले लिया था। आज जब उसे पता चला कि आदिति भी घर वापस आ रही है तो वो उसे देखने के लिए वापस आ गया। अगले दिन आदिति के जागने पर उसे पता चला कि उसने अभी भी वही कपड़े पहने हुए थे जो कल पहने थे। तभी उसे याद आया कि विहान ने ही उसे घर छोड़ा था। नशे में होने की वजह से वो उसकी कार में ही सो गई थी। डार्लिंग, क्या तुम जाग रही हो? अर्पित उठा और बाथरूम गया। वापस आकर उसने चुपके से आदिति के कमरे की तरफ देखा तो पाया कि वो जाग रही थी। उसके बाद वो गोली की तरह दौड़ा और रजाई को एक तरफ धकेल दिया और बिस्तर पर चढ़ गया। हवा में बच्चे की खुशबू थी। आदिति ने उसे अपनी बाहों में लिया और अपने बच्चे के गोल मटोल गालों को कई बार चूमा और पूछा, तुम जाग गए? क्या तुम कल अच्छे से सोए थे? अर्पित ने उसकी बाहों में आराम से लेटकर अपना सिर कुछ बार हिलाया। डार्लिंग, कल रात जिस अंकल ने तुम्हें वापस छोड़ा था वो बहुत डरावना था। जब उसे पता चला कि मैं तुम्हारा बेटा हूं तो उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मुझे मार ही डालेगा। मैं इतना डर गया था कि मुझे लगा आज रात मुझे बुरे सपने आएंगे। दरअसल आदिति का ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि विहान ही वो शख्स था जिसने उसे कल घर छोड़ा था, लेकिन वो भूल गई कि उसने उसे घर छोड़ा था। अर्पित की बात सुनकर वो अचानक जाग उठी। उसने मुझे वापस छोड़ा? अर्पित ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, जब वो आया तो उसने तुम्हें अपनी बाहों में उठा लिया, फिर उसने तुम्हें बिस्तर पर लिटाया, तुम्हारे जूते उतारे और तुम्हें कंबल से ढक दिया। इसके बाद उसने बत्ती बंद की और बाहर आ गया। मैं उसके नरम बर्ताव को देखकर लगभग धोखा खा गया था। अर्पित ऐसे बात कर रहा था जैसे वो उसकी शिकायत कर रहा हो। अर्पित चाहता था कि आदिति के दिल में विहान की जगह कम हो, लेकिन आदिति का दिमाग असली परेशानी पर था। वो इतने सालों से अपने बेटे को छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी उसके बेटे के बारे में पता चले, खासकर सिंह फैमिली को। उसे डर था कि अगर सिंह फैमिली को अर्पित के बारे में पता चला तो वो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और साथ ही उसे इस बात का डर था कि वो उस आदमी को अर्पित के बारे में बता देंगे। आदिति ने कभी नहीं सोचा था कि वापस लौटते ही उसका बच्चा एक खतरे का कारण बन जाएगा। धीरे धीरे सबको उसके बारे में पता चलने लगेगा। वैसे डार्लिंग, वो अंकल कौन है? अर्पित ने उसकी तरफ देखा और मासूमियत से अपनी आंखें झपकाईं। डार्लिंग, क्या वो अंकल तुम्हें इसलिए नापसंद है क्योंकि वो जानता है कि मैं तुम्हारे पास हूं? तुम क्या बकवास कर रहे हो? अर्पित ने उसके छोटे कान को चुटकी से दबाया। फ्रांस में एमिली अक्सर आदिति को अपने कुछ दोस्तों से मिलवाती थी और अर्पित भी अक्सर उससे मिलने जाता था, लेकिन वो जानता था कि उससे मिलने के बाद वो लोग डार्लिंग को पसंद नहीं करते थे। लगता था जैसे मैं उसकी जिंदगी में बोझ बन जाऊंगा। अर्पित ने बड़े की तरह नाटक किया और आह भरी। उसने उसकी तरफ देखा और कहा, डार्लिंग, मुझे लगता है कि उस अंकल को चुनना बेहतर होगा जो काली रोल्स रॉयस चलाते थे। उसी अंकल ने मुझे देखा और तुम्हें घर छोड़ा। क्यों ना हम उन्हें, मेरे सौतेले पापा को चुन लें? उसने पूरी उम्मीद से उसकी तरफ देखा। उसकी दो नीली आंखें बिना पलक झपकाए उसे देख रही थीं। सीधे सीधे ये फिर से उसका असली पापा था। आदिति को नहीं पता था कि वो हमेशा उसके बारे में क्यों सोचता था। क्या ये खून के रिश्ते की वजह थी? माँ और बेटा सौतेले पापा की बात कर रहे थे, तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। अर्पित बिस्तर से कूदा और नंगे पैर दरवाजे की तरफ दौड़ा ताकि उसे खोल सके। अर्पित ने अपना रोएंदार मगरमच्छ वाला पजामा पहना था। क्योंकि उसने आदिति की बाह पर रगड़ा था, उसकी टोपी लगभग उसके सिर से उतर गई थी। जब वो चलता था तो उसकी लंबी मगरमच्छ वाली पूंछ भी उसके पीछे चलती थी। इस वक्त वो बहुत प्यारा लग रहा था। अर्पित स्टूल हटाने ही वाला था ताकि देख सके कि बाहर कौन है, तभी उसने एक गहरी मर्दाना आवाज सुनी। अर्पित, ये मैं हूं, आनंद अंकल। ये ठंडा चेहरा वाला अंकल था।
जब विहान बाहर इंतजार कर रहा था तो उसने अंदर बच्चे के कदमों की आवाज सुनी और उसे पता चला कि अर्पित दरवाजा खोलने आया था। उसने उसे स्टूल खींचते हुए भी सुना। क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बच्चा अपनी चीजें इधर उधर करे, इसलिए उसने पहले बात की। लेकिन उसने जिस बात की उम्मीद नहीं की थी वो ये थी कि उसका स्वागत ठंडे चेहरे वाले शब्द से होगा। विहान उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ और मुस्कुराया। उसने शायद पहली बार किसी को ठंडे चेहरे वाले अंकल कहते सुना था। उसने सोचा कि शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो कल रात बिना कुछ कहे ठंडे चेहरे के साथ चला गया था। बच्चा उसके बर्ताव से डर गया होगा। वो दिल से जानता था कि वो आदिति का बच्चा है, लेकिन फिर भी वो इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि आदिति और आरके का एक बच्चा भी है। लेकिन जब उसने आदिति के बारे में सोचा तो उसे नहीं पता क्यों, लेकिन वो इस बच्चे के करीब आना चाहता था और खुद को उसके पास जाने से रोक नहीं पाया। इसलिए जब उसने दोबारा बोला तो उसकी आवाज और भी नरम हो गई और उसने कहा, अर्पित, मुझे पता है कि कल रात अंकल की गलती थी। मैं तुम्हें डरा रहा था। मुझे माफ कर दो। कृपया मुझे अंदर आने दो। बस ऐसे ही जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसे अंदर से बच्चे की ठंडी खर्राटों जैसी आवाज सुनाई दी। अर्पित ने दरवाजे की दरार से बाहर झांका और कहा, डार्लिंग ने कहा कि वो तुम्हें नहीं देखना चाहती। डार्लिंग ने यह भी कहा कि तुम्हें अंदर मत आने दो। विहान को शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया और बोला, तो क्या मैं तुम्हें देख सकता हूं? मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें कल रात डरा दिया था। देखो, मैंने तुम्हारे और डार्लिंग के लिए नाश्ता भी खरीदा है। मुझे यकीन है कि तुम दोनों ने अभी तक कुछ नहीं खाया होगा, है ना? अर्पित ने उसकी बात सुनी और रुक गया। उसकी बातें अच्छी लग रही थीं। उसे इस हालत में देखकर कौन यकीन करेगा कि यही वो आदमी है जो कल बिना अलविदा कहे चला गया था। अर्पित ने नाक सिकोड़ी और स्टूल को दरवाजे की तरफ ले गया और चाबी के छेद से बाहर देखने लगा। जैसा कि उम्मीद थी, उसने देखा कि विहान बाहर खड़ा था और उसके हाथ में 2 भूरे रंग के बैग भी थे। विहान ने देखा कि कोई चाबी के छेद से देख रहा था और उसके सामने 2 बैग भी दिखा रहा था, जैसे वो दिखावा कर रहा हो। इस तरह पकड़े जाने पर अर्पित को शर्मिंदगी महसूस हुई। अर्पित ने मुंह बनाते हुए कहा, तुमने नाश्ते में क्या खरीदा? मैं तुम्हें तब तक अंदर नहीं आने दूंगा जब तुम अच्छा खाना नहीं लाओगे। अर्पित मांग करने वाले की तरह लग रहा था, लेकिन विहान नाराज या परेशान नहीं हुआ। उसने बच्चे के साथ बहुत अच्छे से बात की और उसे एक एक करके सब कुछ दिखाया और समझाया। विहान ने कहा, मैंने समोसा, बर्गर, नूडल्स और छोले भटूरे खरीदे हैं जो आदिति को खाना पसंद है। विहान ने बहुत कुछ बताया। ये सुनकर अर्पित के मुंह में पानी आ गया। और तो और अर्पित हैरान रह गया कि ये अंकल जानता था कि उसकी डार्लिंग को क्या खाना पसंद है। वो बहुत निश्चिंत हो गया। सबसे जरूरी बात, उसने वो खाना भी खरीदा जो उसे पसंद था, समोसा, बर्गर, नूडल्स। उनके बीच अभी भी एक दरवाजा था, लेकिन अर्पित को ऐसा लगा जैसे वो दरवाजे के उस पार से खाने की खुशबू सूंघ रहा हो। दरअसल डॉक्टर खाने की सेहत पर बहुत ध्यान देते हैं। एक डॉक्टर होने के नाते वो बच्चे को सुबह सुबह समोसा कैसे खाने दे सकता था? विहान ने तो पहले कभी ऐसा कुछ खाया ही नहीं था। पहले जब आदिति परिवार के साथ रहती थी तो वो उसे कभी जेब खर्च नहीं देते थे। उसे आज तक नहीं पता कि वो कब से उसका खर्चा उठाने लगे। जब भी आदिति कुछ ऐसा खाना चाहती थी तो उसका खर्चा वही उठाता था। जब दूसरे लोगों ने ये देखा तो उन्हें उससे जलन हुई कि उसका इतना अच्छा भाई है, लेकिन उसे हमेशा पैसे खर्च करने पड़ते थे। आखिरकार आदिति ने ऐसी चीजें खाना बंद कर दिया। इसके बाद उसने सॉफ्ट ड्रिंक भी नहीं पी। विहान के लिए उसे इस तरह समोसा और बर्गर देकर खुश करना कम ही था। उसने ये सब अपने लिए बनाया था। आमतौर पर डार्लिंग भी उसके लिए बर्गर बनाती थी, लेकिन उसने ज्यादा सामग्री नहीं डाली थी। ये बिल्कुल बर्गर जैसा नहीं लगता था। अर्पित ने धीरे से उसके लिए दरवाजा खोला, लेकिन उसने उसे पूरा नहीं खोला, बल्कि सिर्फ अपना सिर निकाला और उसे अंदर नहीं आने दिया। आदिति उसे कभी ऐसा खाना खाने नहीं देती थी। बस जब वो अपने लिए कुछ खरीदती और हाथ धोने जाती तो वो चुपके से कुछ चखने के लिए ले लेता था। और अब जब उसका पसंदीदा खाना उसके सामने था तो वो उसे कैसे छोड़ सकता था? अर्पित ने विहान की तरफ देखा और कहा, ठीक है, तो तुम खाना स्टोरेज कैबिनेट के पास मेज पर रख दो और चले जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। विहान ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया।